नमस्कार साथियों, बहुत ही स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टूडियो 688 के वीडियोस में। जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश की जनजातियां पढ़ रहे हैं और आज एक बेहतरीन जनजाति की चर्चा होगी, खैरवार जनजाति। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं खैरवार जनजाति से। खैरवार जनजाति मध्य प्रदेश में पीएससी का एग्जाम आप लिखेंगे तो बहुत सारी पुस्तकों में खैरवार जनजाति के बारे में कुछ ही चीजें बताई गई हैं, लेकिन पूरी चीजें सफिशिएंट नहीं है। 5 या 6 लाइनों में आप खैरवार जनजाति के बारे में लिखेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे 11 नंबर के क्वेश्चन में। इसलिए आज इनकी सारी हम विशेषताएं देखते हैं एक ही वीडियो के अंदर। कोशिश ये करेंगे कि जितनी विशेषताएं खैरवार जनजाति की है उसमें हम पढ़ाते चले और देखते चले। तो खैरवार जनजाति कहाँ से संबंधित मानती है, तो ये अपने आप को मुंडा समूह से मानती है। मुंडा समूह की जनजाति है खैरवार जनजाति, और मुंडा समूह विशेषकर झारखंड के क्षेत्रों में मिलते हैं। यानी झारखंड का जो इलाका है, छोटा नागपुर का पठार का जो इलाका है वो झारखंड में ही आता है, और उसी के इर्द गिर्द या आसपास ये जनजाति आपको देखने को मिल जाती है। अब बात तो मध्य प्रदेश की हो रही है, तो ये झारखंड से हम कैसे रिलेट करेंगे या झारखंड से कैसे मानेंगे, तो यकीन आप ये मान के चलिए कि ये जनजाति मध्य प्रदेश में आने से पहले झारखंड में निवास करती थी, या उसी की उपजाति जो है खैरवार जनजाति, इन्होंने अपना टाइटल दिया मुंडा समूह की जनजातियों में। अब मध्य प्रदेश में पूछेगा कि मध्य प्रदेश में कहाँ निवास है इनका, मध्य प्रदेश में निवास का पूछेगा तो आपको बताना है कि ये खरियागढ़ में इनका निवास है। मध्य प्रदेश में खरियागढ़ से लेकर के ये बिहार तक जाती है, बिहार के सासाराम तक ये जनजाति सासाराम, बिहार के सासाराम तक ये जनजाति आपको देखने को मिलती है। तो मध्य प्रदेश में जो खरियागढ़ है, ये खरियागढ़ जो आप मध्य प्रदेश का अगर मैप बनाएंगे इस प्रकार से, ये पूर्व का क्षेत्र हो गया, पूर्व का क्षेत्र। तो पूर्व के क्षेत्र में आप देखेंगे कटनी, जबलपुर से जो है आपका कैमूर पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है। तो विशेषकर हम कटनी मानेंगे कि कटनी से जो पर्वत श्रृंखला है वो स्टार्ट हो जाती है, और यही पर्वत श्रृंखला आपके बिहार के सासाराम तक मानी जाती है कि वहां तक इस जनजाति के लोग रहते हैं। तो इसमें निवास जिले पूछेगा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से निवास जिले हैं, तो आपको बताना है कटनी, कटनी के बाद आपको जबलपुर, जबलपुर के बाद आपको रीवा, रीवा के बाद शहडोल, उमरिया, मंडला, इन जिलों में ये आपको खैरवार जनजाति देखने को मिलेगी। तो पहला आपको याद रखना है कि ये जो है मुंडा समूह की जनजाति है, जो झारखंड क्षेत्रों में निवास करती है, छोटा नागपुर पठार में। मध्य प्रदेश में ये खरियागढ़ जिले से बिहार तक, सासाराम तक देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में जो जिले होंगे वो पूर्व के जिले होंगे, मध्य प्रदेश के जो पूर्व के जिले होंगे कटनी, जबलपुर, सतना, रीवा, और आपका ये शहडोल इत्यादि जिलों में आपको पूर्व के जिलों में देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में बहुत सारे जिलों में ये जनजाति मिलती है, लेकिन अधिकांशतः आपको पूर्व के जिलों में ही ये जनजाति देखने को मिलेगी। आगे देखते हैं कि ये क्या काम करते हैं, इनके काम क्या हैं, ये जो काम करते हैं वो क्या काम करते हैं, आपसे पूछ सकता है। तो ये खैरवार से ही स्पष्ट है कि ये खैरवार जनजाति है। तो ये खैर के पेड़ से कत्था निकालते हैं। जो खैर का पेड़ होता है उससे ही कत्था बनाने का ये जनजाति काम करती है। खैर की जो छाल होती है उसे गर्म पानी में लाके उबाला जाता है। उसे उबालने के बाद में इतना गाढ़ा किया जाता है कि वो एक ठोस अवस्था को प्राप्त हो जाए। फिर उस ठोस अवस्था को वो सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद फिर कत्था बना लेते हैं। तो जो कत्था निकालने वाली जनजाति है, या मध्य प्रदेश में जो कत्था निकालती है, उसे ही खैरवार जनजाति, उसने कहा कि हम खैर के पेड़ से कत्था निकालते हैं, इसलिए क्या हुआ, हमारी जो जनजाति हो गई वो खैरवार जनजाति हो गई। अब जनसंख्या की बात होगी कि मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या कितनी है, क्योंकि ये अधिकांशतः आपको झारखंड, झारखंड के बाद आपका छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में आपका एमपी में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनकी जनसंख्या जो है 76,097 इनकी जनसंख्या है।
2011 के आंकड़े के अनुसार, क्योंकि इसके बाद जो है जनसंख्या गिनी नहीं गई है, तो हम कह सकते हैं कि अभी इनकी जनसंख्या जो है 76,097 इनकी जनसंख्या है। गोत्र की बात होगी कि इनके जो गोत्र हैं वो कौन कौन से गोत्र हैं, तो गोत्र में इनका है नाग, नाग के बाद धान, धान के बाद नुन, नून के बाद चंदन, चंदन और चंदन के बाद ढेकी, ढेकी के बाद कछुआ, कछुआ के बाद आपको मिलेगा बहेरा और बहेरा के बाद मिलेगा बेल। तो इनके जो है प्रमुख गोत्र हैं, गोत्र से ध्यान रखेंगे गोत्र कौन कौन से हैं इस जनजाति के। नाग है, धुन है, नुन है, चंदन है, ढेकी है, कछुआ है, बहेरा है और बैल इनके जो है गोत्र हैं। गोत्र में एक चीज और ध्यान रखेंगे कि इनके जो विवाह होते हैं, विवाह की चर्चा हो जाएगी कि विवाह, इनके जो विवाह है, विवाह में जो लड़की की आयु है वो 14 से लेकर के 16 वर्ष के बीच में कर दी जाती है। वहीं जो लड़के होते हैं वो 16 से 18 वर्ष की आयु में इनके विवाह लगभग संपन्न कर दिए जाते हैं। कौन कौन से विवाह होते हैं, तो विवाह की बात होगी तो पहला होता है सेवा विवाह। सेवा विवाह इनका पहला विवाह है। इसके बाद घुसपैठिया विवाह है, दूसरा इनका घुसपैठिया, घुसपैठिया विवाह होता है और सबसे लास्ट जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है वो है विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह, पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह भी इस जनजाति को देखने को मिल सकता है। तो हमारे पुराने वीडियो में भी हमने बता चुका है कि सेवा विवाह क्या होता है, घुसपैठिया विवाह क्या होता है, विधवा विवाह क्या होता है। ये सभी चीजें पुनः रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं देखे तो जरूर जाके देखिए, आपको वहां से बहुत सारी चीजें ध्यान में रखने को मिल सकती है। तो प्रमुख गोत्र हो गए। भोजन की बात होगी कि ये जनजाति क्या क्या भोजन करती है, तो भोजन में ये ज्वार की रोटी, ज्वार की रोटी का पहले सेवन करते थे जो मोटे अनाज की होती है, ज्वार की रोटी खाते थे। अभी गेहूं की रोटी खाते हैं, गेहूं की रोटी, गेहूं की रोटी, ज्वार की रोटी। ऐसा मानते थे इनके पूर्वज कि हमारे जो गेहूं है या गेहूं जो होता है वो ठंडा होता है शरीर के लिए, इसलिए ये मोटे अनाज में ही ज़्यादा डिपेंड थे या मोटे अनाज का ही सेवन करते थे। इसलिए उसके लिए ज्वार का रोटी, मक्के की रोटी इत्यादि पेज वगैरह पी के पीते थे और जीवन यापन जीते थे। क्योंकि जो जंगल है, जंगल से ही इनका जीवन यापन है। जड़ी बूटी लेके आते हैं, खैर लेके आते हैं, कत्था बनाते हैं, उसी को बेचते हैं मार्केट में लाके। इसी प्रकार की इनके चीजें होती हैं। तो गेहूं की रोटी होती है और ज्वार की रोटी होती है। ज्वार की रोटी पहले खाया करते थे, अभी कम हो गया है। गेहूं की रोटी का प्रचलन ज्यादा हो गया है। इसके बाद ये मांस का प्रयोग करते हैं। मांस में ये मुर्गी का मांस बहुत पसंद है इनको। मुर्गी और मुर्गा जो है इनके मांस ये खाते हैं। इसके बाद में सब्जी, हरी सब्जी पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो जो स्थानीय होगी सब्जी, सब्जी ये प्रयोग करते हैं और मुख्य रूप से दाल। अब आपसे पूछ सकता है मध्य प्रदेश की वो कौन सी जनजाति है जो खाने में सर्वाधिक दाल का प्रयोग करती है, तो आपको बताना है कि खैरवार जनजाति जो है वो दालों का सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग करती है। प्रोटीन दाल से इनको मिल जाता है। जो इसी जनजाति के जो लोग हैं वो मांस नहीं खाते, वो दाल खा के जीवन यापन कर लेते हैं। प्रोटीन तो वहां भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। आगे और देखते हैं कि इनकी क्या विशेषताएं हैं। अगर स्क्रीनशॉट की व्यवस्था हो तो ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं कि खैरवार जनजाति के बारे में मध्य प्रदेश में और कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो यकीन मानिए एक बार में ही आप इस जनजाति की सारी विशेषताएं लिख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी विशेषताएं नहीं होगी। तो कत्था निकालने की बात हुई थी कि ये जनजाति जो है वो कत्था निकालती है। अब पहनावा में देख लेते हैं कि यहाँ का जो पहनावा है वो क्या है। पहनावा या ड्रेस पोशाक इनकी क्या है, तो महिला की चर्चा होगी कि जो महिला होती है वो गुदना प्रिय होती है। गुदना प्रिय जनजाति है ये। महिला गुदना गुदाती हैं। गुदना इसलिए गुदाती हैं क्योंकि ये जनजाति के पास इतनी मात्रा में पैसे नहीं है जिससे वो आभूषण खरीद सके, अपने आप को सज धज के प्रस्तुत कर सके। इसलिए जो जनजाति की महिलाएं हैं वो गुदना गुदाती हैं। अपने फोरहेड या माथे पे गुदना गुदाती है, गालों पे गुदना गुदाती है, हाथ और पैर में गुदना गुदाती है।
तो पैसे की कमी या तंगी के कारण ये गुदना गुदाने का काम करती हैं, साथ ही लुगड़ा पहनती हैं। लुगड़ा, लुगड़ा पहनती हैं। अब लुगड़ा क्या है भैया? लुगड़ा से लुगड़ा ये एक प्रकार का धोती के जैसा ही पहनावा होता है। आपने धोती देखे होंगे, लोगों को पहनते होंगे। खासकर गांव में आपको देखने को मिल जाएगा कि जो 60 या 65-70 साल की आयु के बुजुर्ग हो गए हैं, वो लोग धोती पहनते हैं। तो उसी तरह का एक पहनावा होता है जो महिला पहना करती है, उसे ही लुगड़ा कहते हैं। तो लुगड़ा आप समझ गए कि महिला जो है वो लुगड़ा पहनती है। साथ ही पुरुष की बात होगी कि पुरुष क्या पहनते हैं, तो पुरुष सिर्फ और सिर्फ धोती पहनते हैं। जो बड़े कृषक हैं या जो ज़्यादा पैसा वाले हैं वो धोती पहनते हैं, और जो कम पैसे वाले हैं या सिर्फ जीवन ही यापन कर रहे हैं वो पंछा पहनते हैं। पंछा पहनते हैं। अब पंछा क्या होता है? यानी एक धोती जो उन्होंने खरीद के लेके आया, उसे बराबर भागों में 2 भागों में बाँट लिए और एक-एक भाग को ही पहनने का काम करते हैं। उसी को पंछा कहते हैं। तो पंछा आप समझ गए क्या होता है? एक धोती को 2 हिस्सों में बाँट के अलग-अलग पहनने का काम करते हैं। धोती वो लोग पहनते हैं जो इस जनजाति में अमीर वर्ग की कैटेगरी में जाते हैं, या जिनके पास खेती अधिक होती है। व्यवसाय देखेंगे कि व्यवसाय कौन-कौन से होते हैं यहाँ। व्यवसाय में आपको सबसे ज़्यादा ये मज़दूरी मिलेंगे, आपको मज़दूरी करते हैं। मज़दूरी के साथ ये खैर लेके आते हैं, खैर से ही काम चलाते हैं। दूसरा आपको व्यवसाय में ध्यान रखना है कि कृषि भी करते हैं, यानी कृषि जो होती है लेकिन कम होती है, कम मात्रा में कृषि की जाती है। तो आपको देखना है कि व्यवसाय में मज़दूरी करते हैं, खैर आपका जंगल से लेके आते हैं, उसी का खैर का कत्था बनाते हैं और कृषि करते हैं। कृषि जो होती है वो कम मात्रा में होती है। इतनी पर्याप्त मात्रा में इनके पास कृषि है नहीं, जो वो वहाँ पर खेती अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो कृषि करते हैं, खैर लेके आते हैं, मज़दूरी करते हैं और जड़ी-बूटियाँ जंगल से ही जो प्राप्त करते हैं उसको लेके आते हैं और मार्केट में बेचते हैं। तो व्यवसाय की चर्चा हो गई। व्यवसाय की चर्चा के बाद देखेंगे कि देवी देवता कौन कौन से हैं। देवी और देवता, इनके जो पूजनीय देवी देवता है उनके बारे में देखेंगे। तो पहला इनका है ठाकुर देव। ठाकुर देव इनके प्रमुख देव में है। दूसरा हमारा हो जाएगा महारानी महारानी देवी। महारानी देवी, फिर सती देवी, सती देवी। सती देवी के बाद होगा बूढ़ी देवी। बूढ़ी देवी, बूढ़ी देवी के बाद दूल्हा देव। दूल्हा देव के बाद में बंजारिन देवी। बंजारिन देवी, और बंजारी देवी के बाद गुरमा। गुरमा देव। तो इनके जो होंगे वो प्रमुख देवता होते हैं। ठाकुर देव जो गांव के देवता होते हैं। महारानी देवी ठाकुर देव की ही तरह उनको पूजा जाता है। सती देवी भी वही देवी है जो आपको शादी विवाह के उत्सव में ये जनजाति पूजती है। बूढ़ी देवी भी वही है। दूल्हा देवी गाँव, दूल्हा दो जो देव है वो गांव की रक्षा के लिए दूल्हा देव की पूजा करते हैं। बंजारी देवी जंगल में होती है, या जंगल में ये उनको पूजने का काम करते हैं, गांव में नहीं पूजते हैं। बीचों बीच जंगल के बीचों बीच जो है बंजारी देवी स्थापित की जाती है गांव के लोगों के ही द्वारा, क्योंकि वो जंगल जाते आते रहते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि बंजारी देवी जो है जंगल में निवास है, ये जंगल से हमारी रक्षा करती है, इसलिए बंजारी देवी। और गुरमा देव जो होता है वो उत्सव के दौरान गुरमा देव यहाँ पर मनाया जाता है। तो ये हो गया व्यवसाय। व्यवसाय के बाद में और देख लेते हैं कि इनकी क्या क्या चीजें होंगी। अब हम देख लेंगे इनके नृत्य वगैरह, कौन कौन से नृत्य करती है ये जनजाति, या किन किन तरह के त्योहार मनाती है, त्योहार भी देख लेंगे। तो पहला होगा त्योहारों पर चर्चा होगी कि इस जनजाति की, खैरवार जनजाति के त्योहार कौन कौन से होते हैं। तो त्योहार में पहला कर्मा त्योहार होता है। कर्मा के बाद जुतिया मनाया जाता है। जुतिया जुतिया के बाद में नेरवा। नेरवा के बाद नवाखानी। नवाखानी नवाखानी के बाद में दशहरा और दीपावली, होली और वैशाखी। ये हिंदू के त्योहार हैं, दशहरा, दीपावली, होली और वैशाखी। तो ये भी त्योहार ये जनजाति मनाने का काम करती है।
कर्मा त्योहार होता है जिसमें जो गाँव के देवता होते हैं उनकी पूजा की जाती है। जुतिया त्योहार होता है, नोखा और नवाखानी, नवाखानी जिसमें नया भोजन करते हैं। तो ये जो त्योहार है इनके बारे में मैंने विशेष एक वीडियो बना के रखा है, नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर जाके देखिए। तो ये आपका त्योहारों पे चर्चा हो जाएगी। नृत्य की पूछेगा तो नृत्य में इनका 2 ही नृत्य होते हैं, एक होता है कर्मा नृत्य और कर्मा नृत्य के बाद जदूरा नृत्य। कर्मा नृत्य और जदूरा जो नृत्य हैं 2 ही नृत्य होते हैं। कर्मा नृत्य भी खुशी के अवसर पे होता है और जदूरा नृत्य भी खुशी के अवसर में ही होता है। तो ये जो इनके हैं प्रमुख नृत्य हैं, 2 ही नृत्य हैं। मृत्यु की बात होगी कि मृत्यु इनकी होती है तो कैसे इनका संस्कार किया जाता है, तो मृत्यु के बाद में जो विवाहित पुरुष होते हैं या विवाहित महिला होती है उन्हीं का अंतिम संस्कार के रूप में जलाते हैं, बाकी सबको दफनाने का काम करते हैं। दफनाने के या जलाने के 3 दिवस बाद इनका जो भी कार्यक्रम होता है वो कार्यक्रम करते हैं। जो भी ब्लड रिलेशन के लोग हैं वो दाढ़ी, मूंछ इत्यादि बाल देते हैं और फिर अपने आप को पाक-शाक साफ-सुथरे करते हैं। इसके बाद 10वें दिन हमारे में या आपके में जो है 13 दिन के बाद 13वीं की जाती है, लेकिन ये 10वें दिन के बाद दशा करते हैं। वो दशा में ये भोज देते हैं, जितने भी समाज के लोग हैं उन्हें भोज देते हैं, भोज देने का काम करते हैं। सामाजिक रूप से भोज देते हैं और ये जो होता है वो 10वें दिन होता है, मृत्यु से 10वें दिन ही भोज देने की परंपरा इस जनजाति में है। तो यही जो फैक्ट है लगभग आपके खैरवार जनजाति से पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा आपका नहीं पूछा जाता है। होपफुली आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो इसे ज़रूर शेयर करिए और हमारे लाइव स्ट्रीमिंग में ज़रूर जुड़िए हमारी वीडियो में। होपफुली हम कल आपके लिए और बेहतरीन एक और टॉपिक पे चर्चा होगी जो जनजातियों पे ही होगी, जो मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी या यूपीएससी या मध्य प्रदेश की और दूसरी वैकेंसियों में से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन पे हम डिटेल्स चर्चा करेंगे। तो आज तक मुझे लगता है यूट्यूब के इतिहास में खैरवार जनजाति में इतना डिस्क्रिप्टिव किसी ने नहीं पढ़ाया, इतना डिटेल्स में किसी ने नहीं पढ़ाया है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। बहुत सारे हमारे जो चैनल के देख के चले जाते हैं वीडियो, कमेंट भी करते हैं, लाइक करते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो हम बिगिनर हैं, बिगिनर के तौर पे हम ये गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल अगर पसंद आया तो ज़रूर शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। So I think it's enough for today. Thanks for watching and keep watching. Thank you.